हेलो एंड वेलकम टू अल्टीट्यूड आईएएस। और हम लोग देख रहे हैं पीवाईक्यू टू एमसीक्यू। इसके तहत हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं उसको देखते हैं, फिर न्यूज़ की एनालिसिस करते हैं और न्यूज़ जो भी होता है एनालिसिस के आधार पे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला है वो पेज नंबर 1 से है। जज जो ट्रांसफर किए गए हैं कर, एक्चुअली उनके यहाँ क्या है कि आग लग गई थी और वहाँ रूमर ये आया था कि आग लगने के बाद जब वो अ, गाड़ी गई थी बुझाने के लिए तो वहाँ बहुत सारे कैश मिले हैं। तो इस संदर्भ में ये चीजें दी गई है कि जो र्यूमर उड़े हैं, अब र्यूमर है सच है, लेकिन जो कोर्ट है उन्होंने इसको रूमर कहा है। और इससे संबंधित जो डेटा है वो हम आपको दिखाते हैं, फिर हम बात करेंगे कि जजेस को हटाने की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि कुछ लोग जज के हटाने की बात कर रहे हैं और जज के अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया क्या है, इन संदर्भ में हम लोग बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश का तबादला जो है अफवाहों से संबंधित नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बयान जारी करके खंडन किया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला नकदी से जुड़ी अफवाहों से संबंधित नहीं है, यहाँ नहीं होना चाहिए। खंडन किया है जी, खंड तो ऐसे चल जाएगा। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वर्मा के आवास पर आग से नकदी मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तबादला जो है इससे पहले, जो प्रोसेस है तबादला का इससे पहले से चल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम जज वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरण का प्रस्ताव है, जहां वे 9वें स्थान पर होंगे। तो ये ऑलरेडी स्थानांतरण की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट की जा रही है, ताकि यहाँ से, और ये ऐसा मानना है कि जो रूमर आया है कैश बरामद होने का उससे संबंधित नहीं है, बल्कि ये प्रोसेस पहले से ही चल रहे हैं। इस संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा कॉलेजियम व्यवस्था और रिमूवल ऑफ जजेस जो हैं उसके संदर्भ में बात करेंगे। तो कॉलेजियम प्रणाली भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए अपनाई जाती है। यह भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से विकसित हुई है। तो अगर आपको ये बोले कि कॉलेजियम प्रणाली जो है भारत में संविधान से या फिर न्याय या फिर पार्लियामेंट के द्वारा प्रारंभ हुआ है, तो ऐसा नहीं है। ये जजेस के नियुक्ति का के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के माध्यम से ये प्रकाश में आया है। इसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति के अलावा उन्हें हटाने की प्रक्रिया भी न्यायिक जवाबदेही का एक महत्वपूर्ण पहलू है, उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले कॉलेजियम की संरचना की बात करते हैं। तो कॉलेजियम में जो सुप्रीम कोर्ट नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सीजेआई प्लस 4 वरिष्ठतम जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। हाई कोर्ट में नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश सीजेआई तो होते हैं, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं। और हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए सीजेआई प्लस 4 मोस्ट जजेस होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट भी इसमें शामिल होते हैं। तो रिमूवल ऑफ जजेस की अगर बात करें तो ये भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को केवल केवल और केवल, ये ध्यान रखिएगा, महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, जो अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 217(1) बी के तहत उल्लेखित है। अगर हम न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है ये, क्योंकि न्यायाधीशों को मनमाने ढंग से हटाया नहीं जा सकता, और अगर न्यायाधीशों को मनमाने ढंग से हटाया जाए तो न्यायिक जो जवाबदेहिता है या न्यायिक जो स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं समाप्त होती नजर आएगी। हटाने का आधार क्या हो सकता है? तो न्यायाधीशों को 2 आधार पर हटाया जाता है, एक सिद्ध दुराचार के आधार पर, एक असमर्थता के आधार पर। तो संविधान ये जो है दुराचरण को परिभाषित नहीं करता, बल्कि इस ये खुला हुआ है और तय करेगा, सुप्रीम कोर्ट ही तय कर सकता है कि दुराचार का मामला क्या है। प्रोसीड्यूर ऑफ रिमूवल, हटाने की प्रक्रिया की अगर देखें तो सबसे पहले हटाने के लिए जो है संसद में प्रस्ताव आता है, किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा में आ सकता है। और अगर लोकसभा में आता है तो 100 एमपी का समर्थन चाहिए, और राज्यसभा में आता है तो 50 एमपी का समर्थन चाहिए होता है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष का निर्णय इसमें जरूरी होता है। स्पीकर जो होते हैं लोकसभा और चेयरमैन राज्यसभा तय करते हैं कि प्रस्ताव को स्वीकार करना है या नहीं स्वीकार करना है। यदि स्वीकार किया जाता है तो एक जांच समिति गठित की जाती है। इंक्वायरी कमेटी जांच समिति की बात करें तो इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और
अन्य जो प्रतिष्ठित न्यायविद होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। ये समिति जांच का रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। यदि न्यायाधीश को दोषी पाया जाता है तो प्रस्ताव संसद में भेजा जाता है। वोटिंग पार्लियामेंट में, संसद में मतदान की अगर बात करें तो दोनों सदनों में विशेष बहुमत 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य होते हैं। यदि प्रस्ताव पारित होता है तो इसे राष्ट्रपति को भेजा जाता है और उसके बाद जो है संसद की स्वीकृति मिलने के बाद राष्ट्रपति जो है न्यायाधीश को हटा देते हैं। हटाने के बाद न्यायाधीश कोई सरकारी पद धारण नहीं कर सकता अगर उनकी इम्पीचमेंट होती है तो। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देख लीजिए, अब तक किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया से हटाया नहीं गया है। जहां महाभियोग का प्रयास किया गया था वो देख लीजिए, न्यायमूर्ति वी रामास्वामी पहले न्यायाधीश जिनके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू की हुई थी, लेकिन वो असफल रही। न्यायमूर्ति सौमित्र सेन जो है, राज्यसभा ने प्रस्ताव पारित किया लेकिन उन्होंने लोकसभा में मतदान से पहले ही इस्तीफा दे दिया। तब ये भी एक दिक्कत है, अगर मामला पता चल जाता है कि भाई हम तो हटने ही वाले हैं, तो लोग अगर इस्तीफा देते हैं तो ये प्रॉब्लम जो है रुक जाता है। तो बाद में क्या होगा, उनको कोई ना कोई दूसरा सरकारी पोस्ट मिल सकता है, तो ये एक दिक्कत है इसमें। न्यायमूर्ति पीडी दिनाकरन जो है, भ्रष्टाचार के आरोप लगे लेकिन महाभियोग से पहले इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। कॉलेजियम प्रणाली बनाम न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अगर आप देखें तो कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है, लेकिन हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग प्रक्रिया होती है। जहां नियुक्ति प्रक्रिया न्यायपालिका द्वारा नियंत्रित होती है, वहीं हटाने की प्रक्रिया विधायिका और कार्यपालिका के अधीन होती है। इस प्रकार जो है कॉलेजियम प्रणाली न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन इसमें पारदर्शिता बढ़ाने और सुधार करने की आवश्यकता है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जटिल है ताकि निष्पक्षता बनी रहे और इसका दुरुपयोग न हो, लेकिन अगर न्यायाधीश ही बिक जाए तो क्या करेंगे। न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखते हुए बेहतर जवाबदेही तंत्र की आवश्यकता हमें है। अगला जो हमारा है वो पेज नंबर 3 से है। सिविल सोसाइटी ग्रुप जो है गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि आरटीआई एक्ट को बर्बाद मत करो। तो इस संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा न्यूज देखेंगे, फिर आरटीआई एक्ट के बारे में देखेंगे और क्या क्या संशोधन हुए हैं और क्या संशोधन हो रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। नागरिक समूह जो है सिविल सोसाइटी ने सरकार को आरटीआई एक्ट को कमजोर न करने की अपील की है। 30 से अधिक नागरिक समाज समूहों ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को आरटीआई एक्ट 2005 को बनाए रखने का आग्रह किया है। 2023 में आरटीआई संशोधन हुआ जो अभी लागू नहीं हुआ है। सरकार द्वारा साझा की जाने वाली जानकारी को सीमित करेगा और कार्यकर्ताओं को ने चेतावनी दी है। इसके तहत धारा 8(1)(j) जो है व्यक्तिगत जानकारी के अनुरोधों को अस्वीकार करने की अनुमति देती है और जो एक सामान्य कारण है, और इस कारण से ये क्या होगा, जो डेटा है, जानकारियां हैं, वो ज्यादातर जानकारियां रोक ली जाएंगी। इस संदर्भ में हम लोग आरटीआई एक्ट के बारे में बात करते हैं। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। सूचना के अधिकार जो है संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 19(1)(a), जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार इसमें शामिल है। अनुच्छेद 21 में हम देखें तो पारदर्शिता और सुशासन को शामिल किया गया है। 39(a) के तहत समान न्याय और कानूनी सहायता की बात की जाती है। वहीं 51(a)(h) के तहत सूचित नागरिकता और सार्वजनिक अभिलेख की बात की गई है। तो ये सारे जो चार जो अनुच्छेद हैं, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से सूचना के अधिकार से जुड़े हुए हैं। सूचना के अधिकार के संवैधानिक प्रावधान देखें तो अनुच्छेद 19(1)(a) की अगर बात करें तो ये सूचना का अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से निकला है। जानकारी जो है आर्टिकल 21, ये सारा हमने अभी डिटेल ऑलरेडी कर लिया है। हम लोग आगे चलते हैं। की प्रोविजंस आरटीआई एक्ट में देखें तो सेक्शन 4 जो है सरकारी संस्थानों को स्वतः जानकारी प्रकाशित करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने उसमें कहा गया है। सेक्शन 6 जो है राइट टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, कोई भी नागरिक लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना मांग सकता है। सेक्शन 8 जो है एग्जेम्पशन एंड डिस्क्लोजर की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता और तीसरे पक्ष के गोपनीय डाटा को छूट प्राप्त किया गया है। अपील प्रोसेस है सेक्शन 19 में, यदि सूचना अस्वीकार की जाती है तो आवेदक उच्च अधिकारी से अपील कर सकता है। सेक्शन 20 जो पेनल्टी का प्रावधान करता है कि अधिकारी पर 250 रुपए प्रतिदिन और अधिकतम 25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है सूचना नहीं देने पर।
महत्व क्या है? पारदर्शिता में वृद्धि हुई, इससे भ्रष्टाचार कम हुआ, नागरिकों को सशक्त बनाया गया और सुशासन को मजबूत करता है ये। आरटीआई के कार्यान्वयन में चुनौती अगर देखें तो जवाब देने में देरी होती है, शुल्क और पहुंच की समस्या है, कार्यकर्ताओं पर हमले की समस्या देखी जाती है और आम जनता में जागरूकता की समस्या भी कमी देखी जाती है। आगे क्या करना चाहिए? तो हमें आरटीआई के बारे में जो अवेयरनेस फैलाने की जरूरत होती है, जागरूकता को फैलाकर नागरिकों तक जो है जानकारी पहुंचाने के लिए जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। आरटीआई का डिजिटलीकरण कर सकते हैं, सूचना देने वालों की सुरक्षा भी इसके तहत करनी चाहिए। इस प्रकार जो है आरटीआई अधिनियम नागरिक सशक्तिकरण, पारदर्शिता और सुशासन का एक शक्तिशाली उपकरण है। सूचित नागरिक ही सशक्त नागरिक होता है, ये ध्येय के साथ इसको प्रारंभ किया गया। अगला पेज नंबर 5 पे है प्रोग्रेस है और जीएम फूड क्रॉप ऑफिसर ने ऐसा कहा है। इस संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा पहले डिटेल देखेंगे, फिर हम लोग जीएम क्रॉप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जीएम खाद्य फसलों पर प्रगति अधिकारी ने कहा है। तो डीबीटी सचिव जो है राजेश गोखले ने कहा है कि अगले महीने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले जीएम खाद्य पर फसलों पर प्रगति की है। बीटी कॉटन भारत में एकमात्र, ये ध्यान दीजिएगा कि बीटी कॉटन एकमात्र ऐसा जीएम क्रॉप है जो सुप्रीम कोर्ट 2022 में मंजूरी स्वीकृत फसल है। जीएम सरसों जो है वो रोका हुआ है, जबकि जीएम बीटी कॉटन जो है वो एकमात्र स्वीकृत फसल है। उसी तरह 3 जज के बेंच ने 15 अप्रैल को जीएम सरसों की मंजूरी के खिलाफ याचिका की सुनवाई करेगा और जुलाई 2024 में विभाजित फैसले के बाद अभी ये फैसला होने वाला है इसके ऊपर। इस संदर्भ में हम लोग देखते हैं अनुवांशिक रूप से जो संशोधित फसलें हैं उसको देखते हैं। तो आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें हैं वे फसलें होते हैं जिनके डीएनए और जैव प्रौद्योगिकी तकनीकों द्वारा बदला गया होता है। इसका उद्देश्य जो है कीट प्रतिरोध क्षमता, सूखा सहनशीलता और अधिक उपज जैसे गुणों को बढ़ाना होता है। बीटी कॉटन जो है, बीटी कपास, ये कीट प्रतिरोधी कपास जो गुलाबी सुंडी से बचाव करता है। बीटी बैंगन जो है कीट प्रतिरोधी बैंगन है, अभी स्वीकृत नहीं है। और जीएम सरसों जो है उच्च उपज वाली किस्में हैं जो विकसित की गई है, लेकिन अभी व्यावसायिक रूप से इसे लागू नहीं किया गया है। जीएम क्रॉप के लाभ क्या होते हैं? उत्पादन अधिक होता है, कीट प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है, सूखा और रोग प्रतिरोधकता जो है इसके फायदे हैं। और जीएम फसल जो है प्रतिरूप परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं और बेहतर पोषण इसके माध्यम से हमें प्राप्त होता है। हानि और चुनौतियां क्या क्या होती है? जैव विविधता की हानि होती है क्योंकि हम लोग कुछ चीजों को ज्यादा बेहतर करते हैं, बाकी चीजें इसमें छूट सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं, अभी मानव के ऊपर क्या स्वास्थ्य का दीर्घकालिक और लघुकालिक इफेक्ट होता है, ये हमेशा रिसर्च का मुद्दा रहा है। कंपनियों का प्रभुत्व इसमें ज्यादा बढ़ जाता है और पर्यावरणीय खतरे भी उत्पन्न होते हैं। इससे सुपरवीड्स और मृदा उर्वरता की कमी का खतरा हो सकता है। भारत में जीएम फसलों का नियमन अगर देखें तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति जो है जीएम फसलों के परीक्षण और व्यवसायीकरण को मंजूरी देती है। और भारतीय खाद्य संस्थान और मानक प्राधिकरण जो है जीएम खाद्य सुरक्षा को नियंत्रित करता है। सुप्रीम कोर्ट और सरकारी नीतियों की बात करें तो न्यायालय ने जीएम फसलों के व्यवसायीकरण पर हस्तक्षेप किया है। वैश्विक दृष्टिकोण अगर देखें तो अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना सबसे बड़े जीएम फसल उत्पादक देश हैं। यूरोपीय संघ जो है जीएम फसलों पर कड़े नियम लागू करता है। इस प्रकार जो है जीएम फसलों के लाभ हैं, लेकिन जैव सुरक्षा और स्थिरता के लिए कड़े नियम आवश्यक होते हैं। भारत को वैज्ञानिक प्रगति और किसानों के हित में संतुलन बनाने की जरूरत होगी। अगला जो है हमारा पेज नंबर 6 से रिलेटेड है। पेज नंबर 6 में IORA की बात की गई है और इंडिया जो है चेयरमैनशिप के अंतर्गत ये कैसे आगे बढ़ेगा, इस संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यूज देखते हैं कि भारत की अध्यक्षता में IORA के लिए मार्ग निर्धारण। तो भारत IORA उपाध्यक्ष के रूप में नवंबर 2025 में नेतृत्व करेगा। फंडिंग, तकनीकी एकीकरण और समुद्री शिक्षण पर ध्यान देना होगा। IORA जो है एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है,
जिसमें व्यापार, सुरक्षा और जलवायु चुनौतियां से निपटना भी शामिल है। हिंद महासागर क्षेत्र जो 75% वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, IORA के छोटे बजट के कारण फंडिंग की कमी का सामना करता है। भारत जो है भारत बूस्ट करना चाहता है IORA बजट को, जो प्राइवेट मैरीटाइम प्लेयर्स लाइक शिपिंग एंड ऑयल इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए। इस संदर्भ में हम लोग सबसे पहले IORA के बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, हिंद महासागर रिम संघ, यानी कि ये जो हिंद महासागर के चारों ओर बसे देश हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जो एक अंतर सरकारी संगठन है, अंतर सरकारी संगठन मतलब विभिन्न सरकारों के बीच है, जो आर्थिक सहयोग, सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देते हैं, जिसमें हिंद महासागर से जुड़े देश शामिल हैं। यह एस्टेब्लिश किया गया था मार्च 1997 में। इसका जो मुख्यालय है मॉरिशस में है और अभी तक जो है सदस्य देश 23 हैं और 11 डायलॉग पार्टनर इसमें शामिल हैं। IORA का उद्देश्य क्या है? समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश, आपदा प्रबंधन, मत्स्य पालन प्रबंधन, नीली क्रांति या नीली अर्थव्यवस्था और शैक्षणिक और वैज्ञानिक सहयोग इसके उद्देश्य हैं। इसका जो आप डिटेल जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ करके सारे डिटेल्स आपको PDF के रूप में मिल जाएंगे, जिसे आप वहां से स्टडी करें। ये सारे 23 देश हैं जो इसमें शामिल हैं और 11 अभी इसमें सारे नाम नहीं है, और भी नाम इसमें शामिल हैं, और 11 भागीदार देश में चाइना, USA वगैरह भी इसके तहत शामिल है। IORA में भारत की भूमिका क्या है? तो इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है, संस्थापक सदस्य इसका, और समुद्री सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है। IORA विजन 2030 अगर देखें तो भारत हिंद महासागर में नियम आधारित समुद्री व्यवस्था का समर्थन करता है। सागरमाला परियोजना और IORA की बात करें तो भारत बंदरगाह आधारित विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है। भारत की समुद्री कूटनीति मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स जैसे द्वीपीय देशों के साथ संबंध जो है मजबूत करना इसमें शामिल है। IORA की चुनौती क्या है? समुद्री डकैती, जो समुद्री डकैती और अवैध गतिविधि का खतरा हमेशा बना रहता है। भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है विभिन्न देशों के बीच, जो हमारे इसमें टीम मेंबर्स हैं उनमें। संस्थागत ढांचे की कमी पाई जाती है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। इस प्रकार जो है IORA क्षेत्रीय सहयोग, समुद्री सुरक्षा और सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत को IORA के रणनीतिक और आर्थिक स्थिरता के ढांचे को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाने की जरूरत है। हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, जो 2019 में एक क्वेश्चन जो पूछा गया था वो हम दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे नए क्वेश्चंस पे। तो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग के संदर्भ में विचार करना है। तो स्टेटमेंट देखिए, न्यायाधीश जांच समिति 1968 के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष अस्वीकार नहीं कर सकता। देखो, लोकसभा या किसी भी सभा का जो अध्यक्ष होता है ना, वो वहां का पिता होता है परिवार का, तो वो किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है, भारतीय संविधान जो है यह परिभाषित करता है कि और विस्तार से बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए क्षम्यता और सिद्ध दुराचार क्या होता है। तो ये गलत है, पूरी तरीके से यह डिटेल इसमें नहीं दिया गया है। 3 और 4 इसके तहत सही आंसर हमारा हो जाता है। 3 नंबर स्टेटमेंट पढ़िए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया का विवरण न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिया गया, बिल्कुल सही है। यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग का प्रस्ताव मतदान के लिए लाया जाता है तो कानून के अनुसार इसे संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थन प्राप्त होना चाहिए और उस सदन के कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 से कम समर्थन नहीं होना चाहिए। ये भी सही है, यानी कि 2/3 समर्थन प्राप्त होना चाहिए। पहला और दूसरा गलत क्यों है? पहला इसीलिए गलत है क्योंकि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के पास प्रारंभिक स्तर का महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि अक्षम्य, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) है उसमें अक्षम्यता और सिद्ध दुराचार को हटाने के आधार के रूप में उल्लेख किया गया, लेकिन इसे परिभाषित नहीं किया गया है। बाकी दोनों बिल्कुल सही है और डिटेल इसका जो है आप हमारे ग्रुप पे जुड़ के व्हाट्सएप पे ले सकते हैं डिटेल जानकारी। अगला जो है क्वेश्चन
भारत में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आपको निम्न कथनों पर विचार करना है। भारत में अब तक किसी भी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग प्रक्रिया के तहत नहीं हटाया गया, बिल्कुल सही है। कॉलेजियम प्रणाली भारत में न्यायाधीशों को नियुक्ति और हटाने दोनों के लिए उत्तरदायी नहीं है, बल्कि नियुक्ति के लिए उत्तरदायी है। कॉलेजियम हटाने की जो व्यवस्था है वो पार्लियामेंट देखती है। तो सेकेंड नंबर हमारा गलत हो जाता है। सेकेंड नंबर अगर गलत हो गया तो कई एक स्टेटमेंट खत्म हो गया और बच गया 183। थर्ड देखते हैं, भारत में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में विधायिका और कार्यपालिका शामिल है, बिल्कुल, जबकि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया न्यायपालिका द्वारा नियंत्रित की जाती है। ऑलमोस्ट सही है ये आंसर स्टेटमेंट। सेकेंड गलत क्यों है? क्योंकि कॉलेजियम प्रणाली केवल न्यायाधीशों को नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है, हटाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला क्वेश्चन आरटीआई के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के अनुच्छेद सूचना के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 39(a) और 51(a)(h). ये सभी हमने आपको डिटेल में ऑलरेडी बता दिया है कि ये सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से सूचना के अधिकार से जुड़े हुए हैं, तो ये सभी सही हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा जीएम फसल को लेकर के है। बीटी कपास भारत में व्यावसायिक रूप से उगाई जाने वाली एकमात्र अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है, ये बिल्कुल सही है, इसी ही स्वीकार किया गया है। बीटी बैगन को भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृति नहीं मिली है, अभी ये गलत है। और जीएम सरसों जो है वो खेती के लिए स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन अभी व्यावसायिक रूप से लागू नहीं किया गया, ये भी शायद सही है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज राइट बट सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकेंड क्यों गलत है? क्योंकि बीटी बैंगन को 2010 में भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था और इसके व्यावसायिक उपयोग रूप से उगाने की अनुमति नहीं दी गई थी, जबकि जीएम सरसों जो है भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी, लेकिन इसका व्यावसायिक उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन या इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच आर्थिक सहयोग, सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देना है। भारत IORA का संस्थापक सदस्य है, जिसे 1997 में स्थापित किया गया था। पाकिस्तान IORA का सदस्य है, पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड, पाकिस्तान IORA का सदस्य नहीं है। भारत सदस्य है, ऑस्ट्रेलिया सदस्य, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, केनिया, मलेशिया, मालदीव, दक्षिण अफ्रीका, ये सारे इसमें शामिल हैं। इस प्रकार आज का जो हमारा न्यूज एनालिसिस और PYQ to MCQ है ये यहीं समाप्त होता है। आपको ये अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, कोई ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ये आपको डिटेल्स मिलता रहे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।